नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री को लेकर। अर्चना तिवारी मूल रूप से कटनी की रहने वाली है। एलएलबी की पढ़ाई कटनी से किया, एलएलएम की पढ़ाई जबलपुर से और जबलपुर हाई कोर्ट से ही वकालत की प्रैक्टिस की। अर्चना का सपना सिविल जज बनने का है। आगे की पढ़ाई के लिए वो इंदौर आती हैं। लगभग 8 महीना पहले वो इंदौर पहुंचती है और इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर स्थित कौटिल एकेडमी से वो तैयारी शुरू कर देती हैं। भंवर कुआं के ठीक पास में ही विद्यानगर कॉलोनी है। विद्यानगर के ही एक सत्कार गर्ल्स हॉस्टल, उस हॉस्टल में वो रहने लग जाती हैं। रूम नंबर 3, सत्कार गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 3 में रहकर वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी। अपने नाम के आगे वो एडवोकेट लगाती थी, एडवोकेट अर्चना तिवारी, क्योंकि वो हाई कोर्ट से प्रैक्टिस भी कर चुकी थी। वकील है, कानून का बहुत अच्छा जानकार है वो। केस के सिलसिले में अक्सर इंदौर से बाहर भी जाती थी। तैयारी एक तरफ सिविल जज की तो दूसरी तरफ केस के सिलसिले में बाहर भी जाना। कई लोगों से संपर्क में थी अलग अलग केस को लेकर। अर्चना तिवारी रक्षाबंधन का जो त्यौहार था वो 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार। अर्चना रक्षाबंधन का त्यौहार बनाने के लिए अपने भाई को राखी बांधने के लिए इंदौर से 7 तारीख को अपने गर्ल्स हॉस्टल से लगभग 3 बजे का वो समय था जब वो निकलती हैं। ट्रेन 4:10 पर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 18233, ये ट्रेन नंबर है। और यही वो ट्रेन है जो रोज़ाना शाम को 4:10 पे इंदौर से बिलासपुर के लिए निकलती है और कटनी एक बड़ा जंक्शन है, सुबह ट्रेन पहुंचती है। गर्ल्स हॉस्टल से जब वो निकलती हैं तो एक वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें वो चौकीदार से बातचीत कर रही है। उनकी रूममेट भी उसमें नज़र आ रही है। वहाँ से वो निकल जाती हैं स्टेशन के लिए। फिर घर से फ़ोन आता है, घर वालों से वो बातचीत कर रही थी, सब कुछ ठीक था। अब घर के लोगों का फ़ोन आना, अर्चना की माँ से बातचीत होना, सब कुछ ठीक था। परिवार के लोगों को ये पता था कि बेटी ट्रेन में बैठ चुकी है और 7 तारीख के दिन निकली, 8 तारीख को सुबह, यानी रक्षाबंधन के एक दिन पहले वो अपने घर पहुँच जाएंगी। हॉस्टल में भी उन्होंने एक फॉर्म भरा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपने होम टाउन कटनी जा रही हैं। वापस आने की दिनांक है, संभावित दिनांक है 17 तारीख को वो वापस आ जाएंगी। कोचिंग के लोगों को भी ये पता था कि छुट्टी मनाने के लिए गई हैं, जैसे और लड़कियां भी गई हैं। रक्षाबंधन त्यौहार लोग अक्सर छुट्टी मनाने के लिए घर जाते हैं। अर्चना भी निकलती है इंदौर से। फिर रहस्यमय तरीके से इस पूरी मिसिंग मिस्ट्री, इसकी शुरुआत, इस सफ़र की शुरुआत इंदौर से ही हुई थी और अचानक से नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से वो रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती हैं। 8 तारीख को ट्रेन कटनी पहुंचती है। ट्रेन तो कटनी पहुंचती है, परिवार के लोग भी पहुंचते हैं अर्चना को रिसीव करने के लिए। ट्रेन पहुंची लेकिन अर्चना नहीं पहुंची। मोबाइल बंद, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार के लोगों की आखिरी बार बातचीत भोपाल रेलवे स्टेशन के आसपास, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के आसपास हुई थी। जब बेटी ट्रेन में नहीं मिली तो परिवार की चिंताएं बढ़ गई। थोड़ी देर बाद ये जानकारी सामने आती है कि अर्चना का बैग उमरिया स्टेशन में मिला। कटनी के बाद उमरिया स्टेशन है, उमरिया स्टेशन में बैग मिलता है। तत्काल फिर कटनी पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 29 साल है, अर्चना तिवारी, और वो अचानक से रहस्यमय तरीके से ट्रेन से लापता हो गई, गायब हो गई हैं। लड़की का यूं ट्रेन से अचानक गायब हो जाना अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं और कई प्रकार के डर भी और कई प्रकार की शंकाएं भी मन में आ जाती हैं। आना भी लाजमी है क्योंकि एक लड़की रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। जबलपुर जीआरपी पुलिस उस कोच में पहुंचती। कोच नंबर था B3, सीट नंबर 3। अटेंडर से बातचीत होती है। अटेंडर को भी फ़ोटो दिखाया जाता है। जो आसपास के पैसेंजर थे उन्हें भी फ़ोटो दिखाकर पूछा जाता है कि क्या आपने इन्हें ट्रेन में देखा था, और देखा था तो कहाँ तक देखा था, किस रेलवे स्टेशन तक देखा था, क्या इनसे ट्रेन में कोई मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, क्या किसी से इनकी कोई बातचीत हुई थी। ये सब चीज़ें, कोई खास जानकारी ट्रेन से नहीं मिलती है। 9 तारीख को अर्चना तिवारी की मिसिंग की
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। अब यहाँ से जांच शुरू हुई। इंदौर के बाद भोपाल, इटारसी, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया, तमाम जो जीआरपी पुलिस है वो जांच पड़ताल में जुटती है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का सेंटर पॉइंट रहा वो भोपाल जीआरपी एसपी राहुल लोढ़ा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे। कई सारे मोबाइल्स की डिटेल निकाले गई, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लगभग इंदौर से कटनी के बीच में जो भी बड़े स्टेशन आते हैं लगभग 2000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीट जो 3 नंबर है वो बिल्कुल गेट के पास में, तो ये भी संभावनाएं जताई गई, आशंकाएं व्यक्त की गई कहीं ऐसा तो नहीं कि रात का वक्त था और वो गेट पे खड़ी और वो कहीं गिर गई हो नीचे। इसलिए एक नर्मदापुरम में नर्मदा जो नदी है उसके आसपास लगभग 35 किलोमीटर का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ और जीआरपी टीम मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाती है। जंगलों में ये बड़ा सर्च ऑपरेशन चलता है, कई किलोमीटर तक पैदल जीआरपी पुलिस चलती है। एक एक जगह पर जहाँ भी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि अर्चना हो सकता है कहीं यहाँ नहीं गिर गई हो, किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई, इन सब संभावनाओं पर जांच चल रही थी। लेकिन बढ़ते समय के साथ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे समय बढ़ते जा रहे, तो समय के साथ मन की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। परिवार के लोगों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। परिवार के लोग चिंतित थे। महामृत्युंजय जाप भी कराया गया कि जहां भी हो अर्चना सकुशल रहे, सुरक्षित रहे, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसी अनहोनी हुई तो नहीं। इस प्रकार की बातें भी परिवार के लोगों के मन में आ रही थी क्योंकि बेटी गायब थी। इंदौर से भी लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही थी। गर्ल्स हॉस्टल से भी 2 सीसीटीवी फुटेज आए, एक 7 तारीख और एक 6 तारीख का। 6 तारीख का एक कार से उतरते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। अब जांच जब आगे बढ़ रही थी तो इस बीच एक नंबर का कनेक्शन पुलिस को जरूर हाथ लगता है, जिस क्लू की तलाश थी। शायद एक क्लू ऐसा कोई मिल जाए जिससे इस जांच में मदद मिले। हुआ तो लगभग 8 से 10 दिन में वो क्लू हाथ लगा। जब उस नंबर की डिटेल निकाली गई, पता चला कोई सारांश नाम के युवक है, सारांश नाम का कोई लड़का, उसका मोबाइल नंबर है। सुजालपुर के रहने वाले। सारांश से पूछताछ किया गया और जब सारांश से पूछताछ हुई तो बहुत कुछ चीज़ें साफ हो गई, क्योंकि सारांश और अर्चना के बीच का एक बड़ा कनेक्शन मिल चुका था। अब उस बीच एक बड़ी जानकारी आती है जीआरपी पुलिस के द्वारा कि लखीमपुर जिले के धनगढ़ी से, जो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा और उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर का वो पूरा इलाका, उससे बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है, वहाँ पर अर्चना है। इंदौर से निकली, नर्मदापुरम से अचानक से वो लापता हो जाती हैं और उसके बाद सीधा वो नेपाल से मिलती हैं। अब इस पूरे बीच की कहानी है कि यहाँ से जब निकलती हैं, परिवार के लोग उन पर शादी के लिए दबाव बना रहे थे, पटवारी से शादी कराना चाह रहे थे, वो पटवारी से शादी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने खुद की अपनी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि वो प्लानिंग उन्हीं की थी। उन्हें पता था, वो वकील है, उन्हें अच्छे से पता था ऐसे कई सारे जो लोग हैं वो ट्रेन से गायब हो जाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट होती, जांच बहुत बड़ी नहीं होती है, उन्हें बेहतर तरीके से पता था। इसलिए जांच में उन्होंने ये समझा कि इस चीज़ की जांच होगी तो बहुत कुछ हाथ पुलिस के नहीं लगेगा, इसलिए प्लान ये किया गया कि जब वो इंदौर से निकलेंगी, इंदौर से निकलकर नर्मदापुरम तक पहुंची, नर्मदापुरम तक उन्होंने एक फ़ोन लगाया तेजिंदर को, जिसे वो जानती थी। तेजिंदर और सारांश भी एक दूसरे को जानते थे। तेजिंदर कपड़ा लेकर नर्मदापुरम से आते हैं। इटारसी स्टेशन को बहुत अच्छी तरीके से तेजिंदर को पता था, तेजिंदर इटारसी के रहने वाला, इसलिए उस जगह पर यार्ड में उस जगह से अर्चना तिवारी बाहर निकलती है जो कैमरे में नहीं कैद हो पाए, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर कैद नहीं हो, इसलिए ऐसी जगह को चुना गया। लेकिन कपड़े लेकर ट्रेन तक आने का वो सीसीटीवी फुटेज जरूर मिल गया जिसमें तेजिंदर नजर आया। फिर उसके बाद वो सारांश के साथ सुजालपुर पहुंचती हैं। सुजालपुर से वो इंदौर के लिए निकलती हैं, लेकिन चिंताएं बढ़ जाती क्योंकि लगातार मीडिया में ये खबर आ रही थी, मीडिया की टॉप हेडलाइन बन चुकी थी, सुर्खियों में ये खबर थी, तो उन्हें लगा कि शायद कोई परिवार के लोग इंदौर तक नहीं आ जाए, इसलिए वो इंदौर नहीं आकर हैदराबाद चली जाती हैं।
फिर हैदराबाद से 11 अगस्त को जैसे जैसे ये मीडिया में ये खबर टॉप हेडलाइन में दिखाई जाने लग गई, उन्हें लगा कि शायद अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसके बाद वो 11 तारीख को दिल्ली पहुँचती हैं और फिर दिल्ली में रहने के बाद टैक्सी से फिर वो नेपाल चली जाती हैं। काठमांडू में अर्चना तिवारी कुछ दिनों तक रही। सारांश खुद छोड़कर वहाँ पर आया था। सिम भी नेपाल की जुगाड़ की गई जिससे वो लगातार सारांश से बातचीत कर रही थी। और फिर बाद में जब सारांश तक पुलिस पहुंची तो सारांश ने पुलिस की बात कराई और अर्चना और पुलिस के बीच में बातचीत हो पाई। और फिर अर्चना को ये कहा गया कि आपके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके परिवार के लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही, आप घर लौट के आ जाइए। उसके बाद यहाँ से जीआरपी पुलिस लखीमपुर खीरी पहुँचती है जहाँ पर पहले से अर्चना मौजूद थी। वहाँ से वो प्लेन से वहाँ पे पहुँचती है और फिर जीआरपी पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर भोपाल आती है। हालांकि सारांश और अर्चना पर कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। अधिकारियों ने कहा कि कोई अपराध नहीं किया है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन ये खुद की जो मिसिंग मिस्ट्री की प्लानिंग है खुद अर्चना ने रची थी, क्योंकि अर्चना के ऊपर परिवार के लोग शादी का दबाव बना रहे थे। वो शादी नहीं करना चाहती थी। बस इतनी सी बात है कि परिवार के लोग शादी के लिए दबाव बना रहे थे और उनका सपना था वो सिविल जज की तैयारी करके वो जज बने। और उन्होंने कहा था कि जब मैं जज बन जाऊंगी उसके बाद मैं शादी करूंगी। लेकिन इस बीच तेजिंदर और सारांश और अर्चना, एक सीसीटीवी फुटेज अगर आपको याद हो उस सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे आप। इंदौर से 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, एक 7 तारीख का और एक 6 तारीख का। 6 तारीख को जब वो कार से उतर रही है, उस वही दिन है जिस दिन इनकी हरदा में मुलाकात हुई थी। हरदा में ये तीनों एक साथ मिले थे और वहीं पर ये प्लानिंग रची गई थी। वहीं पर ये पूरी तरीके से प्लान किया गया था किसका क्या रोल होगा, कैसे गायब होना है, कौन सी ट्रेन का इस्तेमाल करना है, फिर कहाँ पर छुपना है, मोबाइल फ़ोन सुजालपुर में वापस नया लेना है। ये सब चीज़ें प्लान उसी दिन कर लिया गया था 6 तारीख को जब ये हरदा गई हुई थी। सवाल एक है कि शायद लोगों के मन में ये था कि इन पर एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब अधिकारियों ने कहा कि जब विवेचना किया गया, जो कानून के सलाहकार उनसे जब सलाह लिया गया, तो ये बात समझ में आई कि इसमें अभी ऐसा कोई अपराध नहीं बनता है। फिलहाल अभी भी जो कानून के बड़े बड़े लोग हैं, कानून के जानकार हैं, उनसे भी अभी भी ये जानकारी ली जा रही है, समझा जा रहा है क्या इसमें कोई अपराध बनता है। फिलहाल लेकिन उस दिन यही जानकारी सामने कि कोई अपराध नहीं बनता है। परिवार के पास वो चली गई है, बरामद हुई थी लखीमपुर खीरी से, अब वो परिवार के साथ है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती थी। शादी का दबाव था और शादी के दबाव के चलते उन्होंने खुद की मिसिंग मिस्ट्री के एक प्लान, एक साजिश रच ली। एक ऐसी साजिश जिसकी शुरुआत ही इंदौर के रेलवे स्टेशन से हुई थी। अर्चना को लेकर अभी भी कई सारे सवाल हैं, लोग सोच रहे हैं और ख़ास तौर पर सोसाइटी से एक बड़ा सवाल आ रहा सामने कि क्या वाकई में छोटे और बड़े शहर, हम छोटे शहर से बात करते हैं, मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, क्या इन सभी के बीच में लड़कियों पे कोई शादी का दबाव है? या अगर दबाव होगा तो क्या इसी तरीके के लोग कदम उठाएंगे? सोनम, शादी का दबाव बनाया गया तो मैं शादी के 10 दिन बाद ही उसने अपनी पति की हत्या करा दी सलाखों के पीछे। अर्चना, जिन पर शादी के लिए दबाव बनाया गया तो उन्होंने खुद की ही गायब होने की प्लानिंग रच ली। ऐसे कई और भी सवाल हैं जो लोगों के मन में है, लेकिन फिलहाल ये अर्चना की मिसिंग स्टोरी है कि अर्चना कब और कैसे गायब हुई और इन दिनों के बीच में कहाँ रुकी और फिर वो कैसे बरामद हुई। कुछ नए अपडेट के साथ मैं फिर आपके सामने जरूर आऊँगा, नए अपडेट्स के साथ। कुछ अर्चना तिवारी पर नए अपडेट्स और नया खुलासा भी करेंगे।